Hello, welcome back to the Basketball Value channel. Please subscribe the channel, you like, share the link and press the bell icon. आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले जो कि सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलर सिस्टम से कंसर्न होते हैं जिसमें से द फर्स्ट इज द पल्स, सेकंड है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको देखने वाले शॉर्ट में। देन ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज किसे कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, बाद में एंजियोग्राफी कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करने की कंडीशन कब होती है, साइलेंट हार्ट अटैक किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है। ये हम फाइनली इतने सारी चीजें छोटे छोटे भी सब देखने वाले इस वीडियो के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज अ पल्स। पल्स कहते हैं एक सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स जो वेंट्रिकल के सिस्टोल से जो पंप करने के बाद ब्लड बाहर निकलता है और वो जो आर्टरी के अंदर उसको फील किया जाता है उसे कहते हैं पल्स। जितनी हार्ट के करीब यानी पास की जितनी भी आर्टरीज हुई जैसे कि ब्रैकियल आर्टरी होती है, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर होती है रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पर ज्यादा पल्स को फील किया जाएगा और थोड़ा आगे जाएंगे तो पल्स को और कम फील किया जाएगा। बट फील किया जाता है जब एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल करता है और उससे जो स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकलता है वो वॉल्यूम का वेव जो बनती है उसको फील किया जाता है, उसे हम कहते हैं पल्स। तो इजीली पल्स को फील किया जा सकता है। तो सुपरफिशियल आर्टरीज, जनरली आर्टरीज को डीपली सिचुएट किया जाता है, बहुत अंदर रखा जाता है, अंदर होते हैं। लेकिन कुछ आर्टरीज जो सुपरफिशियली होते हैं जिसमें पल्स को हम फील कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ वाली एक आर्टरी है जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है रेडियल आर्टरी, ये सुपरफिशियल होती है जिसमें हमको बड़े आसानी से पल्स फील किया जा सकता है। देन डिफरेंट ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फील किया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस आर द डिफरेंट पल्स। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, ये यहाँ पर वाली जो होती है इसे टेम्पोरल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे इसे कैरोटिड कहते हैं। उसके बाद ये आम पर होती है जिसे हम ब्रैकियल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाली जो इसे रेडियल कहते हैं। फिर नीचे हम देखेंगे तो दिस इज द फीमरल वन, पैर के पास ग्रॉइन में होती है, उसके नीचे पोस्टीरियर होती है। ये अलग अलग पॉइंट्स है, लोकेशंस है जहाँ पर पल्स को फील किया जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, हार्ट के जितने क्लोज में वो आर्टरी होंगी वहां का पल्स की वेव स्ट्रांग होती है, जितना दूर जाएंगे उतनी वो कम या लेस फील की जाएगी। बस इतना डिफरेंस। अब पल्स रिलेटेड टू डिसऑर्डर, नॉर्मली पल्स रेट उतना ही होता है जितना कि एक हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट क्या है यहाँ पर कि 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। 70 से 72 मरतबा हार्ट धड़कता है। वो जितनी बार धड़केगा उतनी ही पल्स की वेव हम फील करते हैं, यानी द पल्स रेट इज द सेम एज दैट ऑफ द हार्ट बीट रेट, यानी 70 टू 72 टाइम्स। ये नॉर्मल होता है। लेकिन किसी पर्सन में, किसी इंडिविजुअल में अगर ये नॉर्मल रेंज से अगर वो हाइयर चले जाती है, यानी इट बिकम्स मोर देन दैट 100 बीट्स पर मिनट, यानी कितना हो रहा है 70 से अगर वो बढ़कर 100 बीट्स कर रहा है पल्स का, तब ऐसी कंडीशन को टैचिकार्डिया कहते हैं, इंक्रीज्ड पल्स कहेंगे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कुछ पर्सन्स में ये कम हो जाती है, 70 से कम होकर इट बिकम्स अप टू द 60 बीट पर मिनट जब होंगे तब इसे हम कहते हैं ब्राडिकार्डिया। इट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो ये डिक्रीज जब होता है दिस इज कॉल्ड एज अ ब्राडिकार्डिया। ओके, सो दिस इज द disorder regarding the pulse. Now there is one question, why the veins have the valves? Veins के अंदर valves क्यों होते हैं, आर्टरी में नहीं होता, कैपिलरी इतनी छोटी तो उसमें नहीं होता। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द व्यू, ये डायग्राम जिसमें यहाँ पर वेन के अंदर जनरली ये है एक आर्टरी, आर्टरी के अंदर उसके साथ कनेक्शन जब बनता है तो वहाँ कैपिलरी बनता है, कैपिलरी से यहाँ पर जब वो
कलेक्शन कर कर आती है वेन होती है, तो वेन के अंदर बॉल रखा गया। रीजन ये है कि आर्टरी के अंदर प्रेशर ब्लड का काफी अच्छा होता है, इसलिए रिवर्स ब्लड फ्लो होने का चांस नहीं है। लेकिन वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से ब्लड रिवर्स के चांसेस होते हैं, रिवर्स फ्लो होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वहां पर एक वॉल्व लगाए और वो एक ही डायरेक्शन में खुलते, जब रिवर्स होता है तो क्लोज हो जाते हैं। इसलिए वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, आर्टरीज में नहीं होते। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे कि हमने कहा कि आर्टरी में प्रेशर होता है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर? Blood pressure is nothing but the pressure exerted by the blood on the walls of blood vessels। यानी ब्लड जब हार्ट से पंप किया जाता है तो वो बाहर निकलते ब्लड वेसल को अंदर से पुश करना शुरू करता है, दीवारों को ढकेलना शुरू करता है, उसके पुश करने को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का प्रेशर वेसल्स की दीवारों पर जनरली ये हमको आर्टरी में भी दिखता है वेन, लेकिन हम वेन का प्रेशर नहीं देखते, वी सी ओनली द प्रेशर, क्योंकि हार्ट से ब्लड लेकर जाने वाली होती है आर्टरी, सो प्रेशर इज मेजर्ड इन अ आर्टरी। इसको जब गिना जाता है, ब्लड प्रेशर को गिनने के लिए एपरेटस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस स्पिग्मोमैनोमीटर को हम और डिटेल में देखने वाले जब हमारा मेजरमेंट का टॉपिक आएगा तब हम उसको देखेंगे। यूजुअली इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ब्लड के प्रेशर को गिनने के लिए, लेकिन ये प्रेशर गिना कहा जाता है, वेन्स में नहीं गिना जाता। इट इज मेजर्ड इनसाइड द आर्टरी। तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को ही गिना जाएगा, उसे कहते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब हम डिटेल में देखेंगे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड की वजह से आर्टरी की दीवार पर जो पुश करने का प्रेशर अंदर से होता है उसे कहते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। लेकिन प्रेशर कब बनता है? जब हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक धड़कन में वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल होता है, ब्लड पंप होकर बाहर निकलता, ब्लड निकलने की वजह से जो पास की आर्टरी है वो ब्लड अंदर से उसको पुश करता है, वो होगा प्रेशर बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, इसलिए कहते हैं इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सो दिस इज अ सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली यहाँ पर होता है, इट इज अबाउट 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर में मर्क्यूरी होता है, उसकी हेल्प से गिना जाता है। एक इनडायरेक्ट मेथड है ब्लड प्रेशर को गिनने का। सो नॉर्मली वेंट्रिकल की सिस्टोल होने के बाद आर्टरी में जो प्रेशर बना वो होता है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। नाउ ये होगा कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हार्ट का वेंट्रिकल बाद में रिलैक्स होता है, जिसे कहते हैं डायस्टोल। जब वो रिलैक्स होता है तो वहां पर एक आर्टरी के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो वहां पर कुछ और होता है, चेंज हो जाता है, वो प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्स वाला प्रेशर। ये डायस्टोल कंडीशन में ब्लड बाहर नहीं होता, इसलिए आर्टरीज वापस अपनी जगह पर रिगेन करती है। वो कंडीशन होती है वहां पर मर्क्यूरी में जब गिना गया स्पिग्मोमैनोमीटर में, सॉरी, तो वो भरा वहां पर ऑलमोस्ट इट वाज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। सो ये 80 mm ऑफ मर्क्यूरी जो है, दिस इज अ डायस्टोलिक प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ आर्टरी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब मेजर किया जाता है तो इस फार्मूले को यूज करते हैं। सो दिस इज द फार्मूला। यहाँ पर द फार्मूला इज अ ब्लड प्रेशर इक्वल्स टू systolic pressure divided by a diastolic pressure. So systolic pressure is about 120 mm of mercury and diastolic pressure is about 80 mm of mercury. This is the normal blood pressure in a healthy person. Then जब हम देखते हैं इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर यानी 120 माइनस 80 यानी दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस जितनी वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज नथिंग बट अबाउट 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये 40 mm ऑफ मर्क्यूरी इज नथिंग बट द पल्स प्रेशर, ना पल्स बीट। ये पल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर पल्स में हम गिनते हैं वो होता है नियर अबाउट 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। देन कुछ डिसऑर्डर्स ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बढ़ना या कम होना। नॉर्मली ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 डिवाइडेड बाय 80 से अगर चेंज होता है उसकी रीजंस क्या है, क्यों चेंज होता है? जनरली एक तो किसी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना,
नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्लड का वॉल्यूम होता है 4 से 6 लीटर की एक रेंज है। दूसरा रीजन है आर्टरी की जो दीवार है, वॉल है, वो सेकेंड लेयर यानी ट्यूनिका मीडिया एक मसल से बनी है, इलास्टिसिटी होती है, वो इलास्टिसिटी में चेंज आना या वो हार्ड हो जाना, जैसे हम हार्डनिंग ऑफ आर्टियल वॉल जब होती है तब दिस कंडीशन ऑफ हार्डनिंग और लूजिंग ऑफ द इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये एक रीजन है ब्लड प्रेशर में चेंज होने का। दूसरा रीजन होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट। आर्टरी के अंदर से ही कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो रास्ता है, नाली है, वो नाली कम होना शुरू होती है। कम होने की वजह से जो वहाँ पर ब्लड प्रेशर डिक्रीज या चेंजेस होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ऐसी कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। याद रखना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में लूजनिंग या लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और फैट डिपोजिशन होता है, उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दोनों डिफरेंट अलग टर्म्स हैं। और दूसरे रीजंस जैसे कि रेनल डिसीजेज है, बाद में इमोशनल चेंजेस में हार्मोन्स का अप एंड डाउन होता है, अलग अलग हार्मोन सेक्सुअल बिहेवियर के आते हैं, स्ट्रेस के आते हैं, हैप्पीनेस के, जो अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल का चेंजेस फॉर्मेशन होता है बॉडी में, वो भी ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज ओबेसिटी, मोटापा। ये भी एक रीजन है जहाँ ब्लड प्रेशर वेरी करता है, एक्सेट्रा डिफरेंट रीजन। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल रेंज जो है यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। अगर इस रेंज से अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से अगर 90/60 mm ऑफ मर्क्यूरी कम होना है, then such condition is called the hypotension, यानी ब्लड का प्रेशर कम हुआ, प्रेशर इज बिलो, टेंशन कम होगा, इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। अगर किसी में वही बढ़ जाता है 120 से बढ़कर 140 और 80 से बढ़कर 90 हो जाता है, तो उसे कहते हैं टेंशन इज मोर, हाइपर टेंशन, यानी ब्लड का प्रेशर वहाँ बढ़ जाएगा। डिफरेंट फैक्टर्स आ गए, अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से ये हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जिसमें से नंबर वन इज अ कार्डियक आउटपुट। नॉर्मली हार्ट का 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आउटपुट करता है। अगर ये कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से कम होगा या बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर चेंज होगा। दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सराउंडिंग में जो हार्ट के पास जो आर्टरीज और कैपिलरीज और दूसरे वेन्स वेसल होते हैं, ये इनका ब्लड प्रेशर एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसे पिट्रेसिन भी कहते हैं, जिसे वैसोप्रेसिन, इसके सिक्रीशन की वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। ये क्रिएट करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज होता है। देन ब्लड वॉल्यूम, जनरली द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज 5 लीटर, ये चेंज होगा। देन लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल, डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, ये भी अगर चेंज होता है तो ब्लड का प्रेशर वेरी करना शुरू करता है। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, व्हाट इज द विस्कोसिटी? जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस ब्लड के गाढ़ेपन को मेंटेन करने का नाम है विस्कोसिटी। अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कम हो गया, पतला हो गया, तब भी ब्लड प्रेशर फर्क पड़ता है। देन एज में, जैसे कि यंग एज में, ओल्ड एज में, यंग में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ओल्ड एज में वेरी करता है, फ्लक्चुएट होता है। और जेंडर की बात करते हैं तो मेल में ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू द फीमेल चेंज करता है, वेरी करता है, ज्यादा होता है, और फीमेल में कम होता है, लेकिन एक एज तक। जैसी मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो वहां पर ये फीमेल में ज्यादा होता है और मेल में कम हो जाता है। देन स्लीप ऑल्सो इज वन ऑफ द फैक्टर, की प्रॉपर नींद नहीं होती है तब भी यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो है चेंज होते रहता है। देन इमोशनल कंडीशन, हैप्पीनेस है या स्ट्रेस में है, गुस्से में, ये भी करता है। या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइफ कर रहे हैं, वहाँ पर जो पंपिंग बढ़ जाती है, एंड एंजाइटी दैट इज नथिंग बट ऑल्सो रीजन। ये अलग अलग रीजन है जहाँ पर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चेंज होते जाता है। देन नॉर्मली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सिस्टोलिक, देखो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट की पंप करना शुरू करता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने बताया कि अगर एडीएच का सिक्रीशन हो जाता है तो ब्लड के वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से अगेन प्रेशर गोज ऑन इंक्रीज। और कुछ एक्सीडेंटल रीजन की वजह से अगर किसी का ब्लड ज्यादा लॉस होता है बॉडी से, इंजरी से, तो ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से भी ब्लड का प्रेशर
डिक्रीज होना शुरू होगा। देन देर इज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, जितनी ज्यादा रहेगी उतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, विस्कोसिटी कम होती है तो कम हो जाता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा बढ़ेगा वैसे ब्लड का प्रेशर चेंज होगा, जैसा कम होगा वैसे ही कम होगा। वैसे ही जैसी एज बढ़ती जाती है वैसा ब्लड का प्रेशर चेंज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। और इलास्टिसिटी में भी अगर कम होते जाती है तो भी ब्लड का प्रेशर में चेंजेस आना शुरू होती है। देन जनरली वेनस रिटर्न भी देखा जाता है। वेनस मतलब जब ब्लड सप्लाई करने के बाद टिश्यूज और उसके पास की फ्लूइड में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग बॉडी ऑर्गन से जब कलेक्ट कर वेन्स लाते हैं, वेन्यूल्स लाते हैं, वेन्स जब लाते हैं, वेना केवा लाता है, ये देखा जाता है कि वेनस रिटर्न, वेनस वेन से लाया हुआ ब्लड कितना है। जितना हार्ट में आएगा उतना ही आउटपुट होगा, जितना कम आएगा उतना कम होगा। तो आउटपुट जितना उतना प्रेशर, जितना कम उतना प्रेशर कम। सो डिपेंड्स द वेनस रिटर्न के ऊपर भी ब्लड का प्रेशर आपका डिपेंड करता है। देन टोटल जो लेंथ होती है ब्लड प्रेशर की, जितनी ज्यादा होगी उतना ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो दैट ऑल्सो द लेंथ के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन ब्लड के वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्स डायलेशन, जैसे हम कहते हैं खुल जाना या सिकुड़ जाने पर भी ब्लड का प्रेशर डिपेंड करता है कि ब्लड की वेसल ढीली है या टाइट है, इस पर डिपेंड। देन जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया कि फीमेल में जनरली देखा जाए तो मेल से कम ब्लड का प्रेशर होता है, लेकिन जैसी उसका मेनोपॉज कंडीशन सेट हो जाता है, यानी एक एज जिसमें 50 से 55 साल की एज में जब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, तब उस फीमेल में ब्लड प्रेशर मेल से ज्यादा बढ़ जाता है। गिव एक रीजन हार्मोनल रीजन है। देन वन क्वेश्चन दैट जनरली वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि जनरली किसी एक ऐसे पेशेंट को या एक ऐसे एबनॉर्मल पर्सन को हार्ट दिया गया, नया हार्ट दिया गया, ट्रांसप्लांट किया गया, तो उस पेशेंट को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेशन क्यों देना पड़ता है। मैं ना इम्यून यानी कि जो डिसीज से लड़ने की कैपेबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम, उसको दबाया जाता, सप्रेस किया जाता लाइफ टाइम हार्ट देने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा गया इम्यून सिस्टम की एक आइडेंटिफाई करने की सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपना है या पराया है। जैसे ही नया हार्ट ट्रांसप्लांट करे तो वो इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये अपना हार्ट है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन को वो खराब करने की सोचता है, खराब करने की प्रिपरेशन करता है, इसलिए उसको सप्रेस करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो उस न्यू हार्ट को ये खराब कर देगा। दैट्स द रीजन इम्यूनोसप्रेशन लाइफ टाइम देना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हार्ट जब ट्रांसप्लांट करते हैं, नॉर्मल हार्ट में 72 टाइम तक बीट करता है पर मिनट में, लेकिन न्यू हार्ट जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका मोर देन 100-110 तक हार्ट बीट करना शुरू करता है। रीजन ये है कि जब सर्जरी करते वक्त तो हार्ट उसका सर्जरी में जो इंसिजन्स किए जाते हैं, कट किए जाते हैं, तो वहां पर नर्व्स का कनेक्शन कट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कंट्रोल के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस कनेक्शन का ऑर्डर आते थे, वो वहां से लूज हो जाते, जिसकी वजह से हार्ट का रेट इसमें बढ़ गया, 70 से 100 टू 110 चला गया। और दूसरी चीज यह है कि ये पेशेंट के अंदर जब भी कोई एक्सरसाइज वगैरह ये करता है, तो जैसे कि नॉर्मली हेल्दी पर्सन में थोड़ा भी अगर वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, तो उसका हार्ट रेट बढ़ना शुरू होता है। बट इनको ये उसको इफेक्ट जल्दी से इसमें ऐसे पेशेंट में हमको देखने को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देन अभी जैसे कि हमने कहा कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है, प्रेशर करने के लिए, गिनने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, जो आपके सामने एक फोटोग्राफ स्क्रीन पर है। ये स्पिग्मोमैनोमीटर जनरली इसके अंदर कुछ पार्ट्स है, जैसे कि एक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दिस इज द कफ, एक इन्फ्लेटेबल जिसमें हवा डालने के बाद वो खुल जाता है, इन्फ्लेटेबल कफ होता है। उसके बाद एक मर्क्यूरी का रिजर्वायर होता है, मर्क्यूरी रखने का एक बल्ब है। बाद में इसके अंदर रबर होते हैं, रबर उसको ज्वाइन किया जाता है, जस्ट सी दिस वन, ये है पंप जिसको इसको कनेक्ट किया गया है, रिजर्वायर से भी कनेक्ट किया गया है और इस कप से भी किया गया है। जैसी जो भी पेशेंट है जिसका अगर ब्लड प्रेशर मेजर या नॉर्मल पर्सन का गिरना है, सबसे पहले उसको सुलाया जाता, लेट कर यानी लाइन पोजीशन में किया जाएगा। बाद में उसके लेफ्ट हैंड पर उसको रैप किया जाता, यानी लपेटा जाता और वहाँ पर वेल थ्रू से उसको चिपकाया जाएगा। चिपकाने के बाद वहाँ पर ये जो पंप है, यहाँ पर इस पंप की मदद से
पंप किया जाता है और इस स्क्रू को यहाँ पर बंद करते ताकि हवा वापस ना आए। पंप करने के बाद हवा इसमें भर दी जाती है, तकरीबन इसमें जो मर्क्यूरी होता है वो पंप की वजह से मर्क्यूरी ऊपर 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 सरकना शुरू होता है। यहाँ मिलीमीटर में मार्किंग दी गई है, ये ऊपर सरकना शुरू होता। जैसे ही 200 तक जाता तो ये ब्लड की यहाँ पर एक वेसल है जो हार्ट से निकल कर ब्लड लेकर जाती है। यहाँ वाली जिसे हम कहते हैं ब्रैकियल आर्टरी, वो दबना शुरू हो जाती है। दबने की वजह से ब्लड फ्लो बंद हो जाता। तो फौरी क्या किया जाता, जैसे ही वो स्क्रू को लूज कर कर प्रेशर लूज किया जाता है तो ये खुलना शुरू होता और मर्क्यूरी जो ऊपर गया था वो मर्क्यूरी वापस नीचे की तरफ सरकना शुरू होता। स्लोली स्लोली स्टार्ट टू कम डाउन। जैसे 120 ऑफ मर्क्यूरी पर पहुंचता है, इट रीचेस अप टू द 120 ऑफ मर्क्यूरी। हार्ट का जो सिस्टोलिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड पंप किया जाता है, पंप किया ब्लड जैसे यहाँ से निकलता है उसकी दीवार पर घसे हुए अंदर से जाने की आवाज सुनाई देती है, वो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसे कहते हैं 120 ऑफ मर्क्यूरी का ब्लड प्रेशर। ओके, बाद में फिर उसको लूज कर कर देखा जाता है तो वो आवाज वहां से स्लोली स्लोली जब नीचे उतरा जाता है तो वहाँ एक 80 ऑफ मर्क्यूरी पर आने पर वो आवाज जो सुनाई दे रही वो वहां से डिसअपियर हो जाती है। उसे कहते हैं कि हार्ट का वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में है, रिलैक्स हुआ, नो ब्लड इज फ्लो, आगे जा रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर 80 ऑफ मर्क्यूरी। ये दोनों भी जो साउंड यहाँ जो साउंड सुनाई देता है, दिस साउंड इज फॉर द कोरोट ऑफ साउंड जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में यूज किया जाता है, इसका रेफरेंस लिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। नाउ some disorders which are related with the heart से related to disorders हम डिस्कस करने वाले, जिसमें से हाइपरटेंशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा ब्लड का प्रेशर बढ़ने को कहते हैं हाइपरटेंशन और ब्लड का प्रेशर नॉर्मल प्रिंसिपल होने को कहते हैं हाइपोटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन होता क्या है, जनरली अगर रेगुलरली परसिस्टेंटली अगर ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर जा रहा है, यानी जैसे कि 140 से 90 ऑफ मर्क्यूरी रेंज में जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल थ्रेशोल्ड रेंज में है। लेकिन अगर इससे ज्यादा चला गया, इससे कितना 120 से बढ़कर वो अगर 180 और 80 वाला 120 तक चला जाता है, तब ये इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है कि दिस इज वेरी मच डेंजरस टू द हेल्थ, उस शख्स के लिए डेंजरस है, उस पर्सन के लिए डेंजरस हो जाता है। क्या डेंजर होता है, ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी दिमाग, ब्रेन की नसें, ब्रेन की वेसल फट सकती है, उसकी किडनी की वेसल फट सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है और ब्रेन के जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर ये जो तो ब्रेन हेमोरेज कहते हैं, ब्रेन ऑलरेडी ब्रेन को सप्लाई करने वाले जो वेसल आर्टरीज होते हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होते, ज्यादा कवरेज नहीं होते, तो बड़े आसानी से वो बस्ट हो जाते हैं। देन किडनी के अंदर भी हाइपरटेंशन से किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अब जैसे हार्ट बार बार ज्यादा पंप कर रहा है, 120 ml के बजाय वो ज्यादा, सॉरी 120 mm के बजाय वो ज्यादा अगर प्रेशर डेवलप कर रहा है, यानी ज्यादा आउटपुट फेंक रहा है, तो हार्ट के खुद के दीवार को ऑक्सीजन का सप्लाई, न्यूट्रिएंट का सप्लाई और ब्लड सप्लाई कम होना शुरू होता है। तब ऐसी कंडीशन में वहां पर पेन शुरू होता है, जिसे कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस, जिसे चेस्ट पेन भी कहा जाता है। देन कोरोनरी, सेकेंड वन इज अ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। व्हाट इज कोरोनरी? कोरोनरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती और वहां से वेन्स, कोरोनरी में नाइट्रोजनस वेस्ट, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाती है। तो वो वेसल जो हार्ट को खुद सप्लाई करती है वॉल को, उसे कहते हैं कोरोनरी। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस हमको पता है कि यहाँ पर उसके ल्यूमिन में, सी दिस इज द नॉर्मल ल्यूमिन, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ल्यूमिन जो है नॉर्मल पूरी तरह से फुल है, लेकिन ड्यू टू द मोर फैटी या कोलेस्ट्रॉल फूड खाने की वजह से ब्लड के इस कैपिलरी में बहुत ज्यादा अंदर से फैट जमना शुरू हुआ कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ल्यूमिन का रास्ता बारीक हो गया और ज्यादा डिपोजिशन का रास्ता बारीक हुआ। रास्ता बारीक होने से आगे जो मसल्स को सप्लाई करने वाला जो ब्लड था, ऑक्सीजन था, वो नहीं हो पाता। ना होने की वजह से हार्ट के अंदर मसल्स काम करने में स्लो हो जाते
और वहाँ उसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते, दैट इज नथिंग बट कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नेक्स्ट इज द एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस किसे कहेंगे? एक ऐसा कंडीशन जहां पर हार्ट के वेसल्स में ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ अ कार्डियक मसल्स को कार्डियक मसल्स को इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई करने की वजह से खून पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा, तो हार्ट के मसल में रीजन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता, यानी इलास्टिसिटी लॉस हुआ, या फैट डिपोजिशन जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कोई भी दोनों में से होता क्या है यहाँ पर कि द पर्सन फील द सीवियर पेन इन अ चेस्ट में काफी हेवी दर्द होना शुरू होता है। दूसरा यहाँ पर होता है कि ये दर्द बढ़ते 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 शोल्डर पर चला जाता, लेफ्ट शोल्डर पर चला जाता, नेक रीजन पर चला जाता एंड लोअर जॉ में चला जाता। ये सिम्टम्स जब होते हैं तब इसका मतलब हुआ कि द पर्सन इज हैविंग सम insufficient supply of blood to the heart muscle and this is called angina pectoris। ये होता है हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो मोर वर्क करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, तो वहां पर ये सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। अब कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई सिम्टम्स दिख रहे तो कैसा पता करेंगे? वो है एक टेक्निक जिसे कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियो का मीन्स हिडन, ग्राफी मीन्स ग्राफिकली जो हिडन वेसल्स होती है, कहाँ ब्लॉकेज है उसको इमेजिंग एक्सरे इमेजिंग टेक्निक की हेल्प से लोकेट किया जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, ब्लॉकेज किस जगह पर है, और ब्लॉकेज पता चलने के बाद फिर किया जाता है उसको खोलने का काम, जिसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अगर ब्लॉकेज पता चल गया तो उसको खोलना तो पड़ेगा, उसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अगर ब्लॉकेजेस अगर ज्यादा है या खोलना नामुमकिन है तब वहां पर दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज द बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता कि बॉडी के पैर के या किसी और दूसरी जगह से वेन्स या आर्टरीज को निकाला जाता, टुकड़ा निकाला जाता, निकालकर हार्ट को रिकनेक्ट किया जाता, वो रास्ते से छोड़कर बाईपास कनेक्ट किया जाता, इसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में एक तो वो अंदर से बलून जाकर उसको खोल देता है रास्ते को, या कभी कभार वहां पर स्टेंट यानी जाली लगा दी जाती है ताकि वो वापस और रास्ता कोरोनरी का बंद ना हो, ब्लड सप्लाई ठीक से चले। ये है एंजियोग्राफी के द्वारा एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी। ना कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या पर्सन जिसमें हार्ट बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, बाईपास सर्जरी भी करना इम्पॉसिबल है एंड स्टेज पे, तब उसको दूसरे किसी का हार्ट, अब दूसरे किसका दे सकते हैं? एक तो ऐसा जिसका ब्रेन डेड हो चुका, दूसरा जो डिसीज यानी मर चुका, रिसेंटली जो मरा हुआ है उसका हार्ट, जिसने डोनेट करने का विल उसका कहा था कि मेरा डोनेट कर दो, या फिर डेड पर्सन का, ब्रेन डेड वाले का, दोनों के हार्ट लेकर वो हार्ट, हेल्दी हार्ट उस पर्सन को ट्रांसफर करते हैं। दिस रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। देन साइलेंट हार्ट। अभी साइलेंट मीनिंग है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स समझ में नहीं आते। इस पर्सन में इतने जनरल सिम्टम जो हार्ट के चेस्ट पेन होना, शोल्डर का पेन होना, नेक का पेन होना, लोअर जॉ का पेन, ये जो पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस एंड ब्रीथ, ये चीजें इसमें नहीं फील की जाती है। ये पेशेंट कंफ्यूज होता है कि मुझे कुछ, यानी वो हार्ट का समझता है, तो और सिम्टम को समझ लेता है एंड दिस इज कॉल्ड द साइलेंट हार्ट अटैक। ये साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आकाश मनोज नाम का एक टीनेजर जो कि चेन्नई में रेसिडेंट है, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 एसएससी। उसने एक प्रोजेक्ट को उसने दिया जिसमें एक टेक्निक, एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक जिसकी हेल्प से साइलेंट हार्ट अटैक को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये टेक्निक इस छोटे से बच्चे ने 10th क्लास में उसको डिस्कवर किया। इसके इस काम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड एज अ गेस्ट, एक इनोवेटिव स्कॉलर प्रोग्राम में उसको इनवाइट किया गया, वॉज अवार्डेड, फेलिसिटेटेड। तो इसकी जो टेक्निक की किट थी जनरली ये फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन 3 को डिटेक्ट करती थी, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करकर उसकी मदद से पहचानते थे। तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्रोटीन जिसे ब्लड में पाया जाता है, और बहुत सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको नेट पर भी बहुत सारी मिलेंगी। देन
The last part of this video is a ECG, electroencephalic electrocardiogram. जनरली एक ऐसी टेक्निक जिसमें हार्ट की वेव की जो वेव बनती है उसकी पल्स इम्पल्स को डिटेक्ट कर कर इलेक्ट्रोड से डिटेक्ट कर कर उसको मैग्नीफाई करना या बढ़ाना उसको, वो टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जनरली इस टेक्निक में एक तो प्रिंट कर कर ग्राफिकली पेपर पर उसको जो जो भी इम्पल्स पल्सेस बन रहे हैं उसको डेविएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा या डायरेक्टली स्क्रीन पर देखा जाता है। जो मशीन होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो प्रिंट आउट निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये डिफरेंस आपने आपस में याद रखना, ठीक है। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, जिसमें से बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि हाथ पर लगाने को और पैर पर जो लगाए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाथ पर और पैर पर जो लगाए जाएंगे इसे कहते हैं लिंब इलेक्ट्रोड। और बाद में यहाँ पर हार्ट के पास लगाए जाते हैं, ये तकरीबन 6 होते, ये इसे कहते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड। ये लगाने के बाद ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं कि जो हार्ट से निकली हुई वेव इम्पल्स है ये इसको डिटेक्ट करते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाकर उसको डिफ्लेक्शन ग्राफिकली किया जाता है। जब किया गया तो यहाँ पर 3 वेव्स देखने को मिले, एक है पी वेव, देन सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस वेव और तीसरी होती है पी वेव। 3 वेव देखे गए। पी वेव जनरली देखा गया कि एक ऐसी वेवलेंथ जो ऐसी जो वेव जो बेसलाइन से थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, लेकिन ये बनती का जब हार्ट का एट्रियल के अंदर वेव इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नॉट से, और पूरे एट्रियल पर जब स्प्रेड होती है इसे कहते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। जब ये जनरेट होता है 0.1 सेकेंड में ये काम पूरा होता है, तब ये एक वेव को बनती है, पी वेव कहते हैं। दूसरी है एस ए नोड से एवी नोड पे इम्पल्स जाता, एवी नोड से बंडल ऑफ पीस, बंडल ऑफ पीस से पर्किंजी फाइबर, पर्किंजी से वेंट्रिकल्स की दीवार पर कॉन्ट्रैक्शन की वेव बन जाती है, इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यानी एवी नोड से तो नीचे आकर ये काफी बड़ी होती, कॉम्प्लेक्स होती है। तो यहाँ पर देखा गया कि पी के बाद ये बेसलाइन से नीचे जाता और ऊपर जाकर नीचे आता, एक बड़ी वेव ट्रायंगुलर शेप में पिरामिडल शेप में बनती है, इसे कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव। ये होती है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वेव, यानी एवी नोड से तो कॉन्ट्रैक्शन होना। उसके बाद है कि ये रिलैक्स होता है, जब हार्ट वेंट्रिकल का डायस्टोल कंडीशन हो तो वहां पर एक वेव बनती है, इसे कहते हैं टी वेव, इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। सो दीज आर द डिफरेंट waves that are used to see graphically on a graph paper, जिसकी वजह से देखा जाता है कि नॉर्मली अगर किसी में ये वेव पूरे बन रही है, अप एंड डाउन ज्यादा हो रहा है, तो समझ में आता है कि ये इस पर्सन में कुछ तो हार्ट की जनरेट उसको कहेंगे कि हार्ट का जो सिस्टोल और डायस्टोल है वो उसमें कहीं कभी कम और ज्यादा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ईसीजी को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 ये है कि हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम की पाथवे है वो सही है, जैसे ही काम कर रहे हैं उसको देखा जाएगा। हार्ट के चेम्बर्स में साइज बढ़ा क्या वो भी चेक करने में किया जाता है। कार्डिक मसल्स ठीक से काम कर रहे क्या डैमेज है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाएगा। देन कि ब्लड सप्लाई जो कार्डिक मसल को कोरोनरी आर्टरी से पहुंचाया जा रहा है वो सफिशिएंट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये पता करने के लिए होता है। चेस्ट पेन हो रहा है, जैसे कि एंजिना पेक्टोरिस भी एक सिम्टम रीजन होता है, उसको चेक करें। तो ये जितनी भी है ये सारी चीजें एक फिजिशियन इसकी हेल्प के इसकी मदद से जो है वो पेशेंट को डायग्नोस करने में यूज करता है कि वेदर इज सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट डिसऑर्डर और एनी अदर symptoms कुछ और बीमारी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's topic. So thank you very much for watching this video. Thank you very much.